हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को तो चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाओ और आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। एक बार बताएंगे मेरी आवाज और वीडियो आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रहा है क्या? हेलो शशि। ठीक है आशीष, बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ। यूपी वाले। ओके ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको पहले क्लियर कर, एक मिनट। चलो, आवाज आ रही है, क्लियर है। सब कुछ शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद आप लोगों का ज्योग्राफी एंड हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डिपेंड करता है कि आप पढ़ किस चीज के लिए ले रहे हैं। लेकिन टू द, अच्छा ये तो सीरियस वाला है। कल सॉइल हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ तक ये सब हो गया था। काली मिट्टी भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि काली मिट्टी में क्या क्या चीजें हैं। आज हम लाल और पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट पे। सभी अपने ग्रुप में और इसमें शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं। ठीक है। अब यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी की बात करते हैं। लाल और पीली मिट्टी। रेड एंड येलो सॉइल। अब ये लाल और पीली मिट्टी दोनों ही, तो देखो ये मिट्टी एक ही है। जैसे इसमें है क्या, बस इसमें नीचे का कलर क्या है, येलो है। इसमें नीचे का भाग क्या मिलेगा आपको, पीला मिलेगा, ये वाला भाग। ठीक है, ऊपर का भाग इसमें क्या होगा, रेड होगा, बस यही है मिट्टी। इसे ही कहते हैं लाल और पीली मिट्टी। ऐसा क्यों भाई, नीचे का भाग पीला ऊपर का भाग लाल, ऐसा क्यों? हालांकि आयरन दोनों ही जगह पाया जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर साथ में नमी भी होगी। आपको भी पता है जमीन के अंदर जितना जाएंगे नमी आपको दिखेगी। तो यहाँ पर नमी अधिक होने की वजह से इसका कलर कैसा, पीला है। और यहाँ पर ऊपर नमी, सॉरी, नमी ज्यादा होने की वजह से इसका कलर पीला है। और नमी कम होने की वजह से इसका कलर लाल है। ठीक है, तो इसलिए लाल और पीली मिट्टी। तो अब लाल और पीला का मतलब बिल्कुल भी एकदम से ही डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा नमी की वजह से इसका कलर हल्का हो जाता है लाल से। इसलिए इसको हम पीली मिट्टी भी कह रहे हैं। तो इस मिट्टी में क्या रहता है, ऊपर का भाग लाल और निचले का भाग पीला होता है। इस मिट्टी का
ऊपरी भाग लाल और निचला भाग पीला होता है। ठीक। सौरभ सर, क्या ये क्लास आरओ यारो के लिए सफिशियंट है? बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जितना आप टॉपिक पढ़ रहे हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। अगर टॉपिक देखो, अब जैसे यहाँ पर प्रॉपर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने आरओ यारो में, तो हमने वो प्रॉपर टॉपिक नहीं देखा है, तो वो क्वेश्चन छूट सकते हैं आपसे। तो जितना टॉपिक मैंने पढ़ाए है, अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है। अब बात सफिशियंट की करेंगे तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, 70% क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करके आरओ यारो में 70% क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। ठीक है। अब उसके अलावा जैसे यूट्यूब पर आप कुछ यूट्यूब चैनल है जो स्पेशली पीसीएस की तैयारी करवाते हैं, आरओ यारो की तैयारी करवाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो एक अलग से टॉपिक वाइज अगर उन्होंने कुछ पढ़ा रखा हो, जो आपने क्लास में यहाँ पर ना पढ़ा हो, तो उसको आप अलग से कवर कर लेना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है। बाकी जो यहाँ पर टॉपिक कवर कर रहे हो, इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी छोड़ के सब जगह क्वेश्चन आप बना कर आ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलो, इस मिट्टी का ऊपरी भाग लाल और निचला भाग पीला होता है, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एग्जैक्ट रेड कलर का रीजन क्या है? मतलब चलो ठीक है, ये एक बात तो समझ में आती है कि नीचे भाग पीला हो गया क्योंकि इसका कलर यहाँ पर नमी ज्यादा होती है, ये तो ठीक है। लेकिन ये लाल है क्यों? क्योंकि इसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। तो अगर इसमें एक सीधा टर्म देखे तो यही है, आप बोल सकते हो कि हाँ इसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है, बस ये मेन चीज। ठीक। कि सोनम मुकेश। अच्छा सौरभ, वो एनडीए वाला नोट्स क्या? अगर वो वाला होगा तो फिर आप आरओ यारो के लिए फ्री होकर जाके तैयारी मतलब आरओ यारो का, फिर उसमें से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर वो एनडीए सीडीएस वाला नोट्स होगा तो फिर उसमें से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। इस मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, ये हो गया। इस मिट्टी में अधिकता किस चीज की पाई जाएगी? यहाँ पर लिखा है ना आयरन, आयरन की अधिकता पाई जाती है। कमी, मैंने आपको पहले भी बोला है कि भारत की हर मिट्टी में एक चीज की कमी आपको मिलेगी, वो है नाइट्रोजन। तो ये लिख दे रहा हूं मैं, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर इतने कम लोग हैं, मुझे अभी पॉलिटी पढ़ाने पर क्या ही इंटरेस्ट आएगा अगर इतने कम लोग रहेंगे तो। ठीक है। चाहता था एटलीस्ट ये रहे कि 20+ तो हो, तो पॉलिटी भी पढ़ाने में फिर थोड़ा सा मजा भी आता, मैं आपको आपके लिए कुछ स्पेशल करने का मतलब कि कुछ स्पेशल भी करता। लेकिन यहाँ पर अब क्या ही करेंगे, जब इतने कम लोग रहेंगे तो फिर कैसे काम चल पाएगा। लेकिन चलो फिलहाल आप लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए। चलो, इसमें एक चीज याद रखना, बस नाइट्रोजन की कमी पाई जाती, इसीलिए भारत में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का यूज किया जाता है। तो और इसमें ये चीज हो गया। अब ये मिट्टी जो है भारत के, देखो जैसे अगर दक्षिण भारत की मेन बात करें, ठीक है, तो आप एक काम करो, दक्षिण भारत को दो भागों में से बांट दो। दक्षिण भारत को दो भागों में बांट दो, लेफ्ट और राइट। इधर के भाग में लगभग काली मिट्टी आपको मिलेगी और इधर लगभग आपको राइट साइड में लाल मिट्टी मिलेगी।
इनकेस अगर आपको मान लो पूछ ले, चलो ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लो छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन सब जगह पर मेन आपको देखा जाए तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। और यही नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर तमिलनाडु, ये मतलब अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, चाहे वो नागालैंड की बात कर लो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब जगह पर आपको जो है लाल और पीली मिट्टी, नॉर्थ ईस्ट में भी लाल पीली मिट्टी मिलेगी, और दक्षिण भारत के दाहिनी तरफ भी आपको लाल और पीली मिट्टी मिलेगी। तो काफी बड़ा एरिया कवर करता है। जस्ट ब्लैक के बिल्कुल पास में पड़ेगा, मतलब ब्लैक मिट्टी के बिल्कुल क्लोज में आएगा। तो तीन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भारत में यही है, पहले जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल और पीली मिट्टी। ठीक है। हम्म। अच्छा, लेकिन इस टाइम आप लोग क्लास चली, चलो कोई नहीं। मुकेश सर, इंडियन एग्रीकल्चर। मुकेश, कल जो मिसलेनियस वाली क्लास होगी ना, मैं आपको जैसे क्रॉप वाला भाग हो गया, ठीक है, क्रॉप क्रॉप वाला ये सब मैं आपको करा दूंगा, जैसे राबी क्रॉप कौन सी होती है, राबी क्रॉप कौन सी होगी, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जायद क्रॉप कौन सी होती है, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और थोड़ा सा फॉरेस्ट से रिलेटेड भी डाटा मैं आपको बताऊंगा, भारत में किस प्रकार के वन ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। ये सब आपको बताऊंगा मैं, फॉरेस्ट में भारत में कितना कौन सा राज्य नंबर वन है, कहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कहाँ घटा है, ये सारी चीजें मैं कल आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं कुछ जरूरी डाटा आपको शेयर कर दूंगा, है ना। चलो बाद में देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यह मिट्टी दलहन और तिलहन फसलों के लिए उपयोगी है। ठीक है। इसमें बस मेन यही चीज याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया। देखो, जिनके पास बैच आ गया है, मैं उनको ये बोलूंगा, जो चीज आप यहाँ से कंप्लीट कर चुके हो उसको मत पढ़ना, उसको बस आप रिवाइज करना। जो चीज आपने नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि नहीं ये पढ़ लेना चाहिए, तो उसको आप पढ़ लेना। ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना। अब ये नहीं कि आपने जो चीज पहले पढ़ रखा है फिर से उसको शुरू से पढ़ रहे हो, तो अगर आप शुरू सारी चीजें पढ़ोगे तो फिर रिवीजन कब करोगे आप। तो ये चीज आप मत करना, ठीक है। आप जो यहाँ पर चीज, जैसे आपने ज्योग्राफी कंप्लीट की लिया, आपको दोबारा ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंख बंद करके उस सब्जेक्ट को छोड़ो, जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स बनाए, बस उसका रिवीजन करो आप। तो कम से कम आपका 1 घंटे बचा डेली। ठीक है। अब ऐसे कोई और सब्जेक्ट पढ़ रखा, उसको छोड़ देना। कम से कम लाइव क्लास से डेली वो भी बचा आपका। तो ये दो सब्जेक्ट आप ऐसे रिवाइज करोगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो 2-2 घंटे में आपके पूरे सब्जेक्ट खत्म होने लगेंगे। ठीक है। पता नहीं आना चाहिए। हाँ चलो कोई नहीं, हो सकता है धीरे धीरे रजिस्टर कर रहे हो आप लोगों का नंबर, क्योंकि एक्सेस देने के लिए उसमें नंबर आपका डालना पड़ता है, तब वो आपका बैच आपको मिलता है। चलो ठीक है, लाल और पीली मिट्टी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम आ जाते हैं लेटेराइट मिट्टी पे। अब ये लेटराइट मिट्टी में दिखाऊं ना, आपको लगेगा सर ये तो लाल मिट्टी ही लग रही है। लेटराइट सॉइल। देखो, इसका कलर देखो, लाल, क्योंकि इसमें भी आयरन पाया जाता है, इसलिए इसका कलर भी लाल है। लेकिन इसको अलग और कैसे, किस तरीके से देखेंगे। देखो, ईंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये, तो ये एक स्पेनिश वर्ड है। ये स्पेनिश वर्ड से बना है, एक्चुअली लेटर वर्ड से बना है, LATER। वो लेटर मत समझना जो बाद वाला होता है, लेटर मतलब बाद, वो लेटर नहीं, ये लेटर है।
एक स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब होता है ईंट, ब्रिक। ठीक है, इसको ब्रिक कहा जाता है। लेटर का मतलब ब्रिक, तो लेटर सबसे ही लेटराइट बना है। तो इस मिट्टी का बहुत ज्यादा प्रयोग कहाँ पर होता है? ईंट बनाने के लिए किया जाता है। आपको दिख रहा है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि वो कौन सी मिट्टी जिसका प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। आपको दिख रहा है ये कौन सा है? लेटराइट मिट्टी। ईंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। कलर भी आपने देख लिया, लाल है। और ये बनती कैसे मिट्टी, मतलब ये कहाँ पर बनेगा? ये ये ऐसे स्थान पर बनेगा जहां पर बहुत अधिक वर्षा हो। जहां पर बहुत अधिक वर्षा हो, और जब बरसात का समय खत्म होगा फिर सूखा पड़ेगा। तो बरसात सूखा, बरसात सूखा, बरसात सूखा। अगर ये प्रोसेस लगातार इस तरह से चल रही है तो इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट में कुछ क्षेत्र में पाया जाएगा, लेकिन अब मेघालय उघालय में आप सोचो, बहुत ज्यादा बारिश तो होती है, लेकिन यहाँ पर साल भर बारिश होती है। तो यहाँ पर भाई सूखा मौसम पड़ ही नहीं रहा, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। हाँ, गारो खासी जयंतिया के पीछे जो है, यहाँ पर रेन शेडो जोन बनने के कारण यहाँ पर फिर भी बारिश अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिल जाएगी, जैसे आसाम के कुछ क्षेत्रों में। अब यहाँ पर आते हैं जैसे भारत की, चलो मुख्य भूमि पे, ये। अब यहाँ पर ये हो गया पश्चिमी घाट। आपको होता है पश्चिमी घाट को भारत का चेहरा, दक्षिण भारत का चेहरा पूंजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। 400 सेंटीमीटर से अधिक एनुअल रेनफॉल होता है, बहुत अधिक वर्षा। ठीक है, तो बहुत अधिक वर्षा होती थी इस पश्चिमी घाट पर। ये वर्षा होगी कब? बरसात के समय में। चलो ठीक है, बरसात का समय हो गया। जब बरसात का समय खत्म होगा तो फिर यहाँ पर बरसात होगी? नहीं होगा। तो एक बार खूब अधिक वर्षा तो हो गई, लेकिन फिर सूखा पड़ गया। फिर अधिक वर्षा होगी, फिर सूखा पड़ गया। ऐसे कुछ हमें देखने को मिलता है पूर्वी घाट पर भी, कहीं कहीं पर। तो भारत में ये जो लेटराइट मिट्टी है, ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगी? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर। तो पश्चिमी घाट आपके इधर के 6 राज्यों में, अरुणाचल, चाहे ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सब जगह पर आपको ये पश्चिमी घाट मिलेगा। तो इस पश्चिमी घाट पर कई जगह पर, अलग अलग जगहों पर हमें लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछा बताओ लेटराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है, अगर आपको ऑप्शन महाराष्ट्र दिया था, हाँ ठीक है। केरला दिया है, ठीक है। कर्नाटका दिया है, ठीक है। ये सारे आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर इस चीज को लिख देता हूँ। इस मिट्टी का निर्माण 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर होता है। मतलब ये जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। और आपको पता है, अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहीं पर होती है तो वहां पर सदाबहार वन भी मिलते हैं। सदाबहार वन का भी क्राइटेरिया यही है कि अगर जहां सदाबहार वन आपको वहां मिलेंगे जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है। और ऐसी जगह लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है, बनता है। इस मिट्टी का निर्माण, या इस मिट्टी का प्रयोग, इस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। इस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? ईंट बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना। यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाट पर पाए जाते हैं। आज पता है, आज 3 तारीख है, 3 जनवरी। आज क्या खास है बताओ? 3 जनवरी है, 3 जनवरी को क्या खास होता है? चलो ये हो गया। इस मिट्टी का मुख्य, यह मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है बता दिया। इसके लिए उपयोगी होती है
आप देख लो केरला केरला कर्नाटक में होता ही क्या है। तो मतलब देखा जाए तो ये कॉफी हो गया, मसाले हो गए, इन सब चीजों के लिए होता है, कॉफी चाय मसाले इन सब चीजों के लिए। यह मिट्टी मुख्य रूप से चाय, कॉफी और मसालों के लिए उपयोगी है। ठीक है, चलो ये हो गया। बाकी राज्य की बात करें, जहां पर इसका वितरण है, जहां पर ये पाई जाती है, तो कभी महाराष्ट्र भी ऑप्शन हो सकता है, आपको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है महाराष्ट्र न दे, हो सकता है केरल दे दे, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। केरल ना हो सकता है कर्नाटक दे दे, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। अब आप ये मत पूछना सर, अगर मान लो तीनों दे दिया तो अगर तीनों दे दिया समझ लेना जिसने पेपर बनाया उसका दिमाग सही नहीं था। ठीक है, और ऐसा होगा नहीं, आपको ऑप्शन ऐसे दे देंगे, बताओ निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। ऑप्शन: केरल, पंजाब, तेलंगाना, या फिर ऐसे दे देंगे उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? तो आप लोग गेस कर सकते हैं, केरला आराम से। पश्चिमी घाट के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर आप गेस कर सकते हैं। ओके शशि, हर हर महादेव। सौम्य तिवारी, सर हमारे यूपी में ईंट बनती है, ये मिट्टी वहीं से लाई जाती है क्या? सौम्य, यूपी हमारा भी है, ठीक है, हम सबका है। तो हमारे गांव के आसपास भी ईंट बनते हैं। तो वो सब ऐसा नहीं है जो खेतों वेतों में देखो। ईंट बनाने के लिए जो बेहतर मिट्टी होती है ना, ज्यादातर होता है वो लेटराइट मिट्टी होता है। और बाकी जो ईंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो हम लोग यूपी ऊपी में करते हैं हमारे यहाँ पर, वो खेतों में से ही वही मिट्टी को काट काट कर ईंट बनाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता कि ईंट बनाने के लिए यही मिट्टी ही प्रयोग किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं सोनम, ऐसा नहीं होता। मेरे हाँ, हमारे गांव में भी बनता है। कोई नहीं शशि, आप बैंक गए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमारे पास बैंक जाने के लायक पैसे भी नहीं है। चलो, मजाक कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं। आ, यह मिट्टी मुख्य रूप से चाय, कॉफी और मसालों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर मिट्टी में बस हम ये चार पढ़ेंगे, चार से मेन क्वेश्चन बनते हैं, इतना आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। बाकी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बेझिझक होकर पूछ लेना। ठीक है, अब भारत का परिवहन, यहाँ पर हम देखेंगे अगला हमारा जो आज की हेडिंग है। कल आपको ज्योग्राफी से मुक्ति मिल जाएगी, और जिन लोगों ने रेगुलर क्लास किया है आप लोगों को एक संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, कुछ भी हो मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चलो यार हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ। मैं आपको फिर से बता दूं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। यही यूपीएससी के लिए मैं पढ़ाता हूँ तो मैं 100 घंटे से ऊपर पढ़ाता हूँ, 100 आवर्स से ऊपर पढ़ाता हूँ, और वो काफी चलता है। अब सोचो, एक बैच है जो एनडीए सीरीज में पढ़ाता हूँ, आप लोगों की बैच शुरू होने से काफी पहले से शुरू हुआ था, और अभी भी चला, और वो पूरा जनवरी में पढ़ाऊंगा उनको। तो ये चीज जरूरत के हिसाब से होती है, तो जरूरत के हिसाब से ही जो जरूरी है वही आपको पढ़ाया जाए, बेहतर है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इन केस अगर आपको कोई वीडियो सर्च करने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप यहाँ पर यूट्यूब पे जाना, तो यहाँ पर ऐसे लिखना अविनाश सर ऑफिशियल, जिसपे मतलब आप देख रहे हो। यहाँ पर ये अविनाश सर ऑफिशियल गए, प्लेलिस्ट पे जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट आपने इस पे क्लिक किया, और प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। यहाँ पर ये प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इसको ओपन करोगे।
ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर सारी क्लासेस दिख जाएंगी, ये जो लाइव क्लास दिख रही है ये भी यहीं पर दिख जाएगा। तो मैंने यूपी पुलिस का प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहां पर एग्जाम जो क्लासेस वहां पर मैं ले चुका था एप्लीकेशन पर, उसके अलावा जो क्लासेस बच गई थी उसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का परिवहन, इसमें हम मेन क्या देखेंगे, देखो परिवहन ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कई तरीके से होता है। हाईवे के माध्यम से होगा, रेलवे के माध्यम से होगा, जलमार्ग के माध्यम से होगा, हवाई मार्ग के माध्यम से होगा, कई प्रकार से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो सारी सारी चीजें हम लोग देखेंगे भारत का परिवहन में। तो भारत के परिवहन में दो मेन चीज हमें देखनी है, एक तो हाईवे और एक वाटरवे। जब हाईवे की हम बात करते हैं तो दो तरह के हाईवे मेन है, एक नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे। एक होता है नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे। देखो वैसे आपसे कभी ये प्रश्न नहीं पूछेगा, बताओ भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, ये आपसे प्रश्न कभी नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि हर साल, हर समय, कभी भी ये डाटा चेंज होता रहता है, क्योंकि रोड का काम हमेशा होता ही रहता है और ये डाटा चेंज होते रहते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, मान लो आप रोड से जा रहे हो, आपने मस्त अपनी फोर व्हीलर स्टार्ट किया और उससे आप निकल गए। अब आप एक हाईवे से होते हुए जा रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आप नेशनल हाईवे पे हो या स्टेट हाईवे पे हो? कैसे पता चलेगा? क्या आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हो या फिर राजकीय राजमार्ग पर चल रहे हो? बहुत बढ़िया सच्ची। हाँ, तो उससे आपका फिर उससे आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, आप और भी एग्जाम में आपको वो काम करेगा, क्योंकि वो यूपीएससी लेवल का है। सौम्या बहुत अच्छा है, वो आपका ये नोट्स काम करेगा। देखो आप लोग प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, अगर आप आपको किसी टीचर ने कैसा पढ़ाया है, वहां से क्वेश्चन फंसेगा नहीं फंसेगा, पता है, उससे पूछने से बेहतर है ना कि आप प्रीवियस ईयर लगाओ। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं तो मतलब आपने सही जगह से पढ़ा और सही पढ़ा है, नहीं फंस रहे तो आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, आप यहाँ पर बहुत सही जगह पर आपने ज्योग्राफी पढ़ी, यहाँ पर मैं, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इस मामले में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। एनडीए सीडीएस में जब फंसा देता हूँ मैं क्वेश्चन यूपीएससी का, तो फिर इसमें तो फंस ही जाएगा। कपासी, सर झरने और जलप्रपात रह गए हैं। हाँ, झरना और जलप्रपात वही है, सेम है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, उसको मैं करा दूंगा, वो 5 मिनट का है बस। ठीक है, वो चीज मेरे दिमाग से निकल गया था। बस बहुत बढ़िया। हाँ, ईंट के भट्टे पे जाइएगा देखना। चलो ठीक है, तो देखो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करेंगे, आप जब रोड पे जा रहे हो तो आप देखोगे ना, तो रोड के किनारे पर पत्थर गड़े होते हैं जिसपे लिखा रहता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ऐसे एक दो ऐसे करके लिखा होता है ना। हो सकता है उस पत्थर का जो ऊपरी भाग होगा, वो अगर पीला है और निचला भाग वो व्हाइट है और उस पे ब्लैक कलर से लिखा है 1, आप समझ लो आप नेशनल हाईवे पे चले हो। अगर कोई ऐसा हाईवे पे चल रहे हो, अगर वहां पर आपको येलो एंड व्हाइट दिख रहा है, वो पत्थर कैसा दिख रहा है, येलो और व्हाइट, तो आप समझ लो आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो। और अगर वही ग्रीन और व्हाइट होगा तो, अगर अगर येलो ना होकर वो ऊपर का भाग ग्रीन है, तो आप समझ लो आप फिर कहां पर हो, आप स्टेट हाईवे पे हो। ठीक है, हमें राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ना है, स्टेट हाईवे तो मुझे ही नहीं मतलब किसी को नहीं पता रहता, मुझे ही छोड़ो। ठीक है, तो भारत में 210 220 के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग है, मैं पहले आपको बता दूं। ये डाटा चेंज होता रहता है, इसलिए इसलिए आपको याद नहीं रखना है। अभी मैंने बोला कि
राष्ट्रीय राजमार्ग करीब जो है 210 220 के आसपास है। फिर आपने तो कई बार पढ़ोगे नेशनल हाईवे 966, ये कैसे? आप पढ़ोगे, इसके अलावा भी आप पढ़ोगे जैसे कि 766, ये कैसे? 244, ये कैसे? तो देखो, एक बात बताऊं, यहां पर जब 3 डिजिट में कोई हाईवे नेशनल हाईवे होता है, देखो, एक मिनट में बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक नेशनल हाईवे जा रहा है, एक हाईवे ऐसे जा रहा है, जैसे मान लो NH 44 है ये। अब आगे जाकर देखो, अब ऐसा तो है नहीं, मान लो यहाँ से हमें एक रोड और निकालने की जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस हाईवे से जोड़ कर निकालें, ताकि अगर जो इस रोड पे जा रहे हैं वो इसी रोड पे होते हुए डाइवर्ट हो जाए। अब यहाँ हाईवे बना, हम यहाँ से एक हाईवे निकालें तो यहाँ पर वो क्या करेगा, खेतों में थोड़ी चलाएगा ट्रक। तो जब ऐसे हाईवे बनते हैं तो यहाँ से इसे जोड़ देगा। इसका नाम क्या कर देंगे, 144। 144 करने से एक फायदा यह है कि हमें समझ में आएगा कि 144 किससे लिंक है। यहाँ पर जो आगे के जो 2 डिजिट होते हैं ना, वो मेन हाईवे होते हैं। जो स्टार्टिंग का होता है ना, वो उसकी एक ब्रांच होती है। जैसे 144 लिखा ना, इसका मतलब ये 44 की पहली ब्रांच है। यहाँ पर एक हाईवे और गया, इसको हमने कर दिया 244। इसका मतलब 244 का मतलब ये नहीं हो कि इससे पहले 243 हाईवे हैं, बिल्कुल नहीं। ये 44 हाईवे 44 की ही दूसरी ब्रांच है। ठीक है, तो ये सब तो ये मिलाकर 3 ही हाईवे हुए, ऐसे ऐसे करके 344 444 इस तरह से। थैंक यू सौम्या। चलो कोई नहीं, ठीक है। कपाशीश, हाँ बता देना मुझे क्या क्या। ठीक है, एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलो, मैं जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं करा दूंगा, आप लोग बता दो बस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मतलब PTT, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये 2 चीज। और वाटरफॉल, ये भी है। चलो और कुछ? नहीं नहीं, देखो ना, गांव वाला पूरा वाइट होता है। आज जाके फिर से देखना, शशि, गांव वाला ना पूरा वाइट होता है। या तो अगर ऐसा होगा ना, तो फिर समझ लो गांव में किसी ने मजाक करके उसको जाके पुतैया कर दी होगी उस पत्थर की। देखो, नेशनल हाईवे, ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसी के बाद ऐसे आपको पत्थर मिलेंगे। नीचे देखो, ये वाइट है, ऊपर ये क्या है, नीचे वाइट है, ऊपर जो है ये लिखा है ना NH 1, ये येलो कलर से इस तरह से। ये देखो, यहाँ पर प्रॉपर कोडिंग है ये स्टेट हाईवे होता है। ऊपर ग्रीन, नीचे व्हाइट, ऊपर येलो, नीचे व्हाइट, येलो व्हाइट ग्रीन व्हाइट ऐसे करके। ठीक है। लॉन्गेस्ट NH 44 है। हम्म। ठीक है, तो ऐसे रंग की कोडिंग होती है। अब इसकी बात कर रहे थे, रूरल रोड की, है ना? चलो कोई नहीं, समझा, जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे ये सिटी और डिस्ट्रिक्ट रोड वाला क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। और ये आप ये कलर देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ऑरेंज व्हाइट जो बोल रहे थे, यहाँ पर एक्चुअली में ये है रूरल रोड की बात है। ठीक है, येलो और व्हाइट वाला यहाँ पर ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, मुझे लगा इस कलर की बात की थी, इस वजह से मैंने बोल दिया था। हाँ ठीक है, वो ऑरेंज और व्हाइट विलेज विलेज रोड हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें,
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हम टॉप 10 नेशनल हाईवे की बात करेंगे, देखेंगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। NH 44 अभी बताया था जो इन्होंने। ठीक है, कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी। देखो, श्रीनगर से कन्याकुमारी लिखो या कन्याकुमारी से श्रीनगर, क्योंकि रोड दोनों साइड होता है। दोनों साइड रहेगा हाईवे, आने जाने का दोनों रहेगा, तो श्रीनगर कन्याकुमारी आप ये बोलो, ऐसे बेहतर होगा। श्रीनगर कन्याकुमारी, चलो ठीक है, ये तो सभी को पता है। अब मुझे ये बता दो, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग तो सबको पता होता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए। हाँ, लेंथ आपको याद नहीं रखनी है। हम्म। हाँ शशि, ऑरेंज वाला गांव का है। ठीक है, उसको मैं येलो से कंफ्यूज कर गया था। ऑरेंज वाला गांव का है, ऑरेंज एंड व्हाइट। हम्म। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए। देखो, अभी ये इसमें कई बार चेंज हुआ है। पहले क्या हुआ था? पहले 966 बी हुआ करता था। पता है पहले क्या था? NH 47A था, ये गया। फिर आया NH 966 बी, ये था, ये भी गया। NH 118, NH 548। ठीक है, ये दो चीज अभी दिमाग में आप रखेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर इनकी लंबाई 5 किलोमीटर है, दोनों नेशनल हाईवे की लंबाई सेम है। तो कई बार एग्जाम पूछता है कि बताओ सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का कोई काम नहीं, तो इनको हटाओ। इनके ऊपर मैं लिखता हूं जो अभी लेटेस्ट में है, जिसकी लंबाई मात्र 4.3 किलोमीटर है। NH 766 ये सबसे छोटा हाईवे है, जो कि मात्र 4.3 किलोमीटर का है। कहाँ का है? कर्नाटका। कर्नाटक। हम्म। हाँ, उससे भी रिसेंट देखो, मैं आपको लंबाई बता रहा हूँ। NH 118, NH 548 से भी लेटेस्ट है। आप उनकी लंबाई से भी मैच कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मान लो अभी के हिसाब से ये तीनों हाईवे हैं, उनकी लंबाई लिखी हुई, तो आप किसको सबसे छोटा बोलोगे? 766 का। ठीक है। हाँ सौरभ, इससे भी ज्यादा लेटेस्ट ये है, 766 ठीक है, भारत का सबसे छोटा हाईवे। देखो, बस आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। NH देखो, NH 766 ये हाईवे है। हम्म। देखो ये क्लियर है। अब देखो कहां पर है ये? कर्नाटका। कर्नाटका में लिखा है लंबाई कितनी है? 403 किलोमीटर। ठीक है, ये है 403 किलोमीटर। अब एक मिनट, NH 548। ठीक है, महाराष्ट्र वाला NH 548, लंबाई कितनी? 5 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी? 5 किलोमीटर। अब 548 महाराष्ट्र वाला है, 118 वाला भी देख लेते हैं। हाँ, झारखंड का NH 118, ये भी देखो, ओनली अबाउट 5 किलोमीटर। ये भी 5 किलोमीटर है। ठीक है, झारखंड का। तो आप ये चीज दिमाग में रख सकते हो। तो आपको जो शॉर्टेस्ट है, इसलिए मैं तीनों क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है अभी भी बहुत सारी जगह पर ये हाईवे का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये झारखंड का हो गया, ये हो जाएगा महाराष्ट्र।
इससे लेटेस्ट अभी नहीं, ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो आप ये चीज दिमाग में रख सकते हो। तो अभी नेशनल हाईवे सबसे छोटा कौन सा आएगा? NH 766 EE। हम्म। ठीक है, तो मैंने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। क्लियर है, दिमाग में रखना, मैं आपको बोल रहा हूँ ऑप्शन हो सकता है आपके एग्जाम में बैठो NH 766 EE हो ही ना ऑप्शन में। फिर क्या करोगे आप? और ये भी हो सकता है आप 548 भी याद रखें ना, हो सकता है 548 ना पूछ के 118, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है। इसलिए दोनों ही याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में एग्जाम में 118 भी पूछे जा चुके हैं, 548 भी पूछा जा चुका है। और आप ये मत सोचना कि सर दोनों पूछ लिया, तो ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो बाकी आप तीनों को ऑप्शन में दिमाग में रखना। सबसे छोटा ये है, बाकी इन दोनों की लंबाई सेम है। ठीक। चलो, अब NH 1 एंड NH 2 को संयुक्त रूप से, NH 1 NH 2 को संयुक्त रूप से GT रोड, इसके बारे में तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा। रोड कहा जाता है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इसे GT रोड के नाम से जाना जाता है, कौन से हाईवे को मिलाकर? NH 1 अकेला नहीं, NH 2 अकेला नहीं, NH 1 NH 2 को दोनों को मिला दोगे GT रोड बन जाएगा। सर अब कितनी क्लास में कंप्लीट होगा सर? कोई नहीं, अभी देखो, जैसे कि मैं आपको कल आपका रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा। 3 है, तो 2 क्लास और मान लो, और क्या। क्योंकि मैं बिल्कुल जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मैं आपको यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको उस लेवल का पढ़ाऊंगा। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से क्वेश्चन तो आप लोगों को एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बात हुई है तो, और मैंने सिलेबस में लिखा भी था, मुझे याद है, तो मैं उस चीज को पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो बट उतना ही जितना जरूरी है, अदरवाइज वो सब अलग ही लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। तो चलो एक काम करते हैं, सारे के सारे नेशनल हाईवे को देखते हैं। हमें फिलहाल टॉप 8 नेशनल हाईवे को देखना है। और बेहतर होगा कि आप मैप से याद रखो, तो आपको याद रहेगा। मेरा बनाया हुआ मैप वैसे। ठीक है, बस कुछ सिटी के नाम आप याद रखो, कुछ के। दिल्ली, सभी जानते हैं कहाँ पर है। मुंबई, ये भी जानते हैं। चेन्नई। कोलकाता। सर मैराथन ले लो कल को। ठीक है, मैं कल क्लास खींच लूंगा, ठीक है, आप लोगों की। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि देखो, ठीक है, मैं देखता हूँ कल। ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में। चलो ठीक है, ये दिल्ली हो गया, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इतना आपको सभी को पता है, भारत के 4 प्रमुख महानगर। आप इन चारों को जोड़ दोगे ना, इन्हीं चारों को जोड़कर बनाया जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का। इसके अलावा दिल्ली के पास में यहाँ पर आगरा। थोड़ा और इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर
वाराणसी। यहाँ पर आएंगे तो हजीरा, हजीरा गुजरात में पड़ेगा। यहाँ कन्याकुमारी। ठीक है, चलो। यहाँ पर अमृतसर। यहाँ पर श्रीनगर। अगर आपको इतने शहरों के नाम याद है, लोकेशन सही, तो आप सारे के सारे हाईवे बता लोगे, टॉप 8 नेशनल हाईवे। अगर आपको 8 शुरुआत के नेशनल हाईवे याद है ना, तो फिर आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। इन केस मान लो आपसे कोई ऐसा हाईवे पूछ ले जो एग्जाम में आपसे आपको पता नहीं है, तो अगर आपको नहीं पता है, तो आप ऑप्शन को इलिमिनेट कर पाओगे इन 8 के दम पर। ठीक है। हम्म। चलो एक काम करते हैं, नेशनल हाईवे 1 की शुरुआत, 1 और 2। अब देखो, उद्घाटन भाई NH1 और NH2 की बात है ना, तो देश का नेशनल हाईवे की शुरुआत हो रही, तो इनको देश की राजधानी से ही शुरू करेंगे हम लोग। NH1 और NH2 दोनों में दिल्ली आएगा ही आएगा। तो शुरुआत ऊपर से करेंगे, चलो, ये अमृतसर दिल्ली। NH1 क्या है? अमृतसर दिल्ली। NH2 दिल्ली कोलकाता। NH2 क्या हो जाएगा? दिल्ली कोलकाता वाया आगरा। ये सब वाया वाया नहीं याद रखना है। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता हो जाएगा 2। 3 की बात करें तो चलो, तीसरा दिल्ली से तो नहीं, लेकिन दिल्ली के पास से जाएगा। दिल्ली के पास में क्या है? आगरा। आगरा से कहाँ? आगरा से मुंबई। NH3। आगरा से मुंबई हो गया। अब ऐसे बढ़ते जाओ, आगरा से मुंबई, मुंबई से गई चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से हजीरा। 3 4 5 6। 3 4 5 6। ठीक है। तो देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर आपको नहीं भी याद है ना, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, मैप के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, तो आप चीजों को बता पाओगे। अच्छा, टेस्ट मैच। सौरभ, NH1 को ही NH44 में बदला गया था ना? नहीं, सौरभ, एक्चुअली में कई सारे हाईवे को यहाँ से श्रीनगर से NH1 को भी जोड़ा गया उसमें। देखो, जब कोई नेशनल हाईवे बनता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा का पूरा फ्रेश नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है, नेशनल हाईवे को, जैसे देखो, यहाँ पर क्या, NH7 6 हो गया है, सातवां ये हो गया। ये 7 है। तो जो NH44 है, NH44 श्रीनगर से श्रीनगर है ना, यहाँ से लाकर इसको 7 से डायरेक्ट जोड़ दिया गया। इसको लेकर यहाँ से लाकर 7 से जोड़ दिया गया, और ये पूरा का 7 पे ही NH7 है ना, इसी पे पूरा NH44 चलता है। तो ऐसे ही हाईवे बनाए जाते हैं। ठीक। क्लियर। कोई नहीं शशि। तो देखो, आपको इतने सारे हाईवे पता चले। आठवां क्या हो जाएगा? अभी देखो, भारत के दो सबसे बड़े महानगरों को जोड़ा ही नहीं हमने, दिल्ली और मुंबई को। तो इनको जोड़ देते हैं, ये लो, ये हो गया दिल्ली मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के 8 नेशनल हाईवे हो गए, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसको हम लिख देंगे। थोड़ा सा मैथ के हिसाब से याद रखना, आपको भूलेगा नहीं। जैसे देखो, मैं भी ऐसे ही याद किया, इसलिए बताता हूँ। NH1। अच्छा, NH1 में दिल्ली आएगा ऊपर। दिल्ली अमृतसर। NH2, इसमें भी दिल्ली था, लेकिन अब ये दिल्ली से आगरा होते हुए हम चले जाएंगे कहाँ पर? कोलकाता। दिल्ली कोलकाता। NH3, चलो NH3 में दिल्ली तो नहीं आएगा, लेकिन दिल्ली के पास तो रहेगा आगरा।
आगरा से चले जाओ सीधा मुंबई। NH4 मुंबई से कहाँ चले जाओगे, मुंबई से आगे बढ़ो। मुंबई से आगे बढ़ोगे तो आगे साउथ में चेन्नई। चेन्नई। NH5। अब चेन्नई से आगे जाओ, कोलकाता निकल जाओ। चेन्नई, कोलकाता। NH5, सॉरी NH6, कोलकाता से हजीरा। अब हजीरा जो है कहाँ पर पड़ेगा, गुजरात। NH7 अभी भी भारत का दूसरा सबसे लंबा हाईवे है, NH7। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। NH8 दिल्ली से मुंबई। ये भारत के 8 नेशनल हाईवे हैं, टॉप 8। विकास नहीं होता, वो एनडीए का अपने अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, वो यूपीएससी का सिलेबस, उसको उसको मैं अपने अकॉर्डिंग ही करूंगा। ठीक है, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। ऐसे कहीं पर कुछ भी रैंडमली मैं नहीं पढ़ा सकता, है ना। तो उसमें जो जो एक सीक्वेंस है प्रॉपर, उस चीज को देखेंगे हम, उसको करेंगे उसके हिसाब से। अब टेंशन मत लो, यहाँ पर जो एनडीए की भी बात करें, एनडीए में आपका 2 क्लास और उसमें आपका वेदरिंग मैं पढ़ा दूंगा, जो अपक्षय है वेदरिंग पढ़ा दूंगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, उसको खत्म होने के बाद आपका उद्योग ही कराऊंगा मैं। उद्योग कराऊंगा, फिर उसके बाद उसमें और भी चीजें जो हो जाएंगी, वो सब भी कराएंगे हम। जैसे कभी हम उसमें कॉन्टिनेंट भी नहीं पढ़ाया हूँ मैं, और कॉन्टिनेंट का अभी रॉक और वॉल्केनो भी नहीं पढ़ाया, उस चीज को भी पढ़ाना है मुझे, अभी तो उसमें काफी कुछ है। ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को फिलहाल हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। अभी इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बचा है। ठीक है। और मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज बचा हुआ है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बचा हुआ है। उसके बाद हम नेशनल वाटरवे करेंगे। और उसके बाद भी अगर आप चलो ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को पोर्ट्स भी पढ़ा दूंगा। भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह वो भी पढ़ा दूंगा, सारे बंदरगाह पढ़ा दूंगा। ठीक है। ये सारी सारी चीजें क्लियर, और वो चीज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो मैं 2 टॉपिक बोला हूँ, एक जलप्रपात वाला जो रह गया है, थोड़ा सा जलप्रपात 5-10 मिनट है। 5-6 जलप्रपात बस आप जानते रहना, वही क्वेश्चन बार बार पूछता है, बस उतना ही करना है। इसके अलावा बचा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा जो हमने फॉरेस्ट वाला बोला था और एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक बोला था, कि एग्रीकल्चर में कौन सी फसल रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, जायद क्रॉप है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। एक आपको सोनम, अच्छा सर, श्रीनगर से कोई नहीं बताया एक्चुअली। श्रीनगर जो है ना, ये 1A है। श्रीनगर से अमृतसर है ना, ये 1A है। चलो बच्चों, तो आज की क्लास को फिर मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। 2 दिन और। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। जय हिंद।